Hello students, I am Himanshu and I welcome you all on Hi Mentor. I hope all of you are doing great. So students, in our previous class we have discussed about the different type of chemical reactions. I hope you have already watched that video. So today in this class we are going to discuss about the effects of oxidation reaction, or we can say that the examples of oxidation reaction along with corrosion and rancidity. So in this class these are the topics which we are going to discuss. So let's begin the video. Effects of oxidation reaction in everyday life, या फिर हम इन्हें कह सकते हैं एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दोनों ही सही हैं। तो अब शुरू करते हैं। इस टॉपिक में हम बच्चों देखेंगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है हम हमारी डे टू डे लाइफ में कैसे यूज होती है, या फिर जो भी प्रोसेसेस होते हैं वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कैसे टेक पार्ट करते हैं। ठीक है, हम इसमें सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं रेस्पिरेशन। तो मैं पहले नंबर 1 डाल के रेस्पिरेशन लिखता हूँ, RESPIRATION। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है बच्चों? रेस्पिरेशन में पहली बात तो रेस्पिरेशन जो होती है वो हमारे सेल्स में होती है। ठीक है, रेस्पिरेशन के दौरान होता क्या है, जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज होती है, ग्लूकोज का क्या होता है, कंबशन शुरू होता है बच्चों। ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज रिएक्ट होती है। ठीक है, जब ग्लूकोज या कोई भी कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा मतलब उसमें ऑक्सीडेशन का एडिशन हो रहा है। मतलब जब ऑक्सीजन का एडिशन होगा तो हम कह सकते हैं कि वो ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, जब ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, या फिर हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज का कंबशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या होगा, ये हमें CO2 बना के देगा प्लस और वाटर रिलीज होगा अलॉन्ग विद एनर्जी। ठीक है, जब ग्लूकोज का हमारी बॉडी में कंबशन होगा तो CO2 गैस रिलीज होगी, कुछ वाटर बनेगा और हमें एनर्जी मिलेगी। तो बच्चों इसीलिए हम कहते हैं कि ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज जो होता है वो रेस्पिरेशन में जाता है, और रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन। ठीक है, पहले हम थोड़ा सा लिखते हैं फिर हम इसे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, सो रेस्पिरेशन जो होता है बच्चों वो होता है सेल्स में। तो हम लिखते हैं अकर इन सेल्स। ठीक है, ये होता है सेल्स में। ठीक है, और रेस्पिरेशन क्या है, एक तरह का कंबशन रिएक्शन है। तो ये भी एक पॉइंट हम लिख लेते हैं कि रेस्पिरेशन में कंबशन होता है, कंबशन ऑफ ग्लूकोज, GLUCOSE। जब कंबशन होगा ग्लूकोज का तो क्या बनाएगा, प्रोड्यूस CO2 एंड वाटर। ठीक है बच्चों, जब रेस्पिरेशन रिएक्शन में ग्लूकोज का कंबशन होगा तो CO2 और वाटर रिलीज होंगे, और ये एक तरह की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक आपने पढ़ा होगा कि एक्सोथर्मिक वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें एनर्जी रिलीज होती है। तो लिखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब ये क्या होगा, इसमें एनर्जी रिलीज होगी। तो रिलीज एनर्जी। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों,
तो रेस्पिरेशन रिएक्शन में ग्लूकोज का एक रिएक्शन होती है, वो भी लिख लेते हैं हम। तो हम लिखते हैं ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है बच्चों C6H12O6, ठीक है। ये सॉलिड फॉर्म में होती है। ये रिएक्शन बच्चों आपकी एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है, तो एक बार हम फिर से लिख लेते हैं। ऑक्सीजन के साथ कंबशन हुआ, इसने बनाएगा 6CO2, 6 वाटर मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी, ठीक है बच्चों। तो ये होता है बच्चों ग्लूकोज, ठीक है। तो रेस्पिरेशन रिएक्शन में क्या हुआ कि ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ, या फिर हम बोलें कि रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का कंबशन हुआ, तो उसने CO2, वाटर और एनर्जी रिलीज कर दी। और जैसे ही ऑक्सीजन का एडिशन होगा, या फिर जब किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन का एडिशन होगा, तो वो रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका एग्जाम्पल नंबर 1। तो दूसरा एग्जाम्पल है बच्चों इसका कि कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन में बच्चों क्या होता है कि किसी भी हम सब्सटेंस को जब हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो जो रिएक्शन होती है उसको हम कंबशन रिएक्शन कहते हैं। मतलब बर्निंग ऑफ ए सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है। किसी भी कंपाउंड को या किसी भी सब्सटेंस को जब हम एयर में या फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, तो वो रिएक्शन जो होगी उसको हम कंबशन रिएक्शन कहते हैं। और बच्चों ये रिएक्शन जो होती है ये भी एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक होती है, ठीक है। तो हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी रिएक्शन या फिर किसी भी कंपाउंड का हम जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्निंग कराएंगे, तो वो रिएक्शन जो होगी वो कंबशन रिएक्शन होगी, ठीक है। तो एक पॉइंट लिखते हैं इसमें, अ केमिकल रिएक्शन in which a substance burn or gets oxidized in presence of ऑक्सीजन या O2, और हम लिख सकते हैं या एयर, ठीक है। जब किसी भी कंपाउंड या किसी भी सब्सटेंस की बर्निंग होगी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो रिएक्शन कौन सी होगी बच्चों? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये हो गई रेस्पिरेशन, ये हो गई कंबशन रिएक्शन, ठीक है। तो हम एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों की। कंबशन रिएक्शन में होता है एग्जांपल के तौर पे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैसेस, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम इसमें, मीथेन ले लेते हैं, CH4 प्लस 2 ऑक्सीजन, ये बनाएगा CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ठीक है बच्चों। और ये होता है CH4 का होता है, ये मीथेन गैस होती है।
तो बच्चों जब भी किसी भी नेचुरल गैस को जब हम बर्न कराएंगे तो वो गैस CO2 वाटर और एनर्जी रिलीज करेगी। ये एनर्जी जो होती है ये एनर्जी हीट की फॉर्म में भी हो सकती है या लाइट की फॉर्म में भी हो सकती है। तो एनर्जी जो होगी वो हीट और लाइट की फॉर्म में भी होगी। ठीक है, हीट एंड लाइट की फॉर्म में एनर्जी होगी। ज़्यादातर बच्चों जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारा मीथेन, या कार्बन के जितने भी कंपाउंड होते हैं, जब भी हम उनके ऑक्सीजन के साथ बर्निंग कराएंगे तो उनमें CO2 तो बननी ही बननी है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जब भी हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न कराएंगे, जैसे CH मीथेन हो गई, इथेन हो गई या ब्यूटेन हो गई, जब भी हम इनकी बर्निंग कराते हैं तो उसमें CO2 वाटर और एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो ये हो गया कंबशन ऑफ मीथेन या फिर बर्निंग ऑफ नेचुरल गैसेस। ठीक है बच्चों, तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा एक टॉपिक है कोरोजन। ठीक है, तो हम एक नया पेज ले लेते हैं। कोरोजन, कोरोजन का मतलब होता है बच्चों कि आपने देखा होगा कि जब हम आयरन को या लोहे को, जब भी वो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी के कांटेक्ट में आता है तो उसमें रस्टिंग होना शुरू हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं हम बच्चों कोरोजन। तो मैं एक हेडिंग डाल देता हूँ, कोरोजन, CORROSION। ठीक है बच्चों, कोरोजन, या फिर हम कह सकते हैं बच्चों कि डिटीरियोरेशन ऑफ मेटल्स या डिटीरियोरेशन ऑफ सर्टेन मेटल्स व्हेन दे आर केप्ट इन एन ओपन एनवायरनमेंट या फिर इन एन ओपन एटमॉस्फेयर फॉर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है, अगर हम किसी भी मेटल को एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी के कांटेक्ट में लंबे समय तक रख देंगे तो वो मेटल क्या होगा, वो कोरोड होना शुरू कर देगा या फिर वो मेटल जो है डिटीरियोरेट करना शुरू कर देगा, जिसको हम बोलते हैं कोरोजन। ठीक है, जैसे हमने अभी आयरन का एग्जांपल देखा था कि आयरन में कुछ टाइम बाद जब वो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी के कांटेक्ट में आता है तो उसमें रस्ट या जंग लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसी प्रोसेस को हम कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, तो हम लिखना थोड़ा सा शुरू करेंगे कोरोजन में। कोरोजन जो होता है बच्चों, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, इट्स अ प्रोसेस, इट इज अ process of deterioration of certain metal बच्चों इसलिए लिखा क्योंकि कोरोजन या फिर रस्टिंग जो होती है वो सभी मेटल्स में नहीं होती है। ठीक है, इसलिए हमने सर्टेन लिख, सर्टेन मेटल्स व्हेन kept in open for a long time, तो वो होता है बच्चों कोरोजन। ठीक है, अब हम इसमें कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। आपके एनसीईआरटी में ज़्यादा अभी इस चैप्टर में दे नहीं रखा है तो उसमें हम लिख लेते हैं एग्जाम्पल कि रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, या फिर दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि जब आयरन में रस्टिंग होती है वो रेडिश ब्राउन कलर की हो जाती है। ये रेडिश ब्राउन कलर। ठीक है, और जब यही कोरोजन सिल्वर के साथ होता है तो वो सिल्वर के ऊपर एक ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है। ठीक है, तो ब्लैक कोटिंग
ऑन सिल्वर, ठीक है। जो बच्चों ज़्यादा जो ऑर्नामेंट्स होते हैं सिल्वर के, वो क्या होता है, वो ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद कुछ टाइम बाद वो ब्लैक होने शुरू हो जाते हैं, ये आपने देखा होगा, ठीक है। तो इसलिए हमने लिखा ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ठीक है। ये भी एक कोरोजन का एग्जाम्पल है। हम तीसरा पॉइंट लिखते हैं ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। कॉपर में होता क्या है बच्चों, जब ये ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आता है या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो ये ग्रीन अपीयरेंस या ग्रीन होना कॉपर शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा कि तांबे के बर्तन को अगर हम बिना साफ करे कुछ टाइम के बाद देखते हैं तो वो कुछ ग्रीनिश अपीयरेंस देता है बाहर से, ठीक है। और एक बात और कि जब कोरोजन आयरन के साथ होगा तो बच्चों हम उसे कोरोजन नहीं, उसे हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जब कोरोजन आयरन के साथ होगा तो उसे हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं, ठीक है। और बाकी सारे मेटल्स के साथ उसे हम बोलते हैं कोरोजन, ठीक है। तो मैं एक पॉइंट बना के ही लिख देता हूं, इसमें लिख देते हैं हम ये मैं ऐसे लिख देता हूं इसे रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन called rusting of iron. रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका कोरोजन का पार्ट, ठीक है। कोरोजन के बारे में हम मोर डिटेल आपके अगले नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, मेटल्स वाले में, मेटल एंड नॉन मेटल्स में, वहाँ हम कोरोजन को अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी बच्चों होता क्या है, रेंसिडिटी में क्या होता है, आपने देखा होगा कि हम किसी भी खाने के सामान को अगर लंबे समय तक ओपन एनवायरनमेंट में रख देते हैं या फिर फ्रिज में उसे नहीं रखते या फिर बाहर ऐसे ही रख देते हैं तो उसमें स्मेल आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। ये होता क्यों है, ये होता इसलिए है क्योंकि जो उसमें ऑयल्स या फैट होते हैं हमारे फूड में, उनका ऑक्सीडेशन शुरू हो जाता है जिसकी वजह से वो बैड स्मेल करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम बच्चों रेंसिडिटी। तो हम लिखते हैं रेंसिडिटी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इट्स अ प्रोसेस ऑफ कंप्लीट या इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स प्रेजेंट इन फूड, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी द प्रोसेस ऑफ कंप्लीट और इनकम्प्लीट ऑटो ऑक्सीडेशन। ऑटो ऑक्सीडेशन का मतलब है बच्चों कि अपने आप ही इनमें ऑक्सीडेशन शुरू हो जाती है। ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स प्रेजेंट इन फूड, जिसकी वजह से रिजल्टिंग इन बैड स्मेल, इन बैड, ठीक है, जिसकी वजह से उनमें एक स्मेल आनी शुरू हो जाती है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेंसिडिटी, ठीक है बच्चों।
ओहो, ये था हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन। तो बच्चों हमने देखा कि वो प्रोसेस जिसमें फूड का ऑक्सीडेशन हो जाता है या ऑटो ऑक्सीडेशन हो जाता है और उसमें एक स्मेल, बैड स्मेल आनी शुरू हो जाती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। ठीक है, अब रेंसिडिटी को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो उसके 3-4 स्टेप्स हैं, वो हम अभी देखेंगे। आपने देखा होगा कि चिप्स का जो पैकेट होता है उसमें एक गैस भरी हुई होती है। ठीक है, वो गैस जो होती है बच्चों, वो गैस होती है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन होती है। और जो चिप्स जो होता है चिप्स के पैकेट में, वो कम होता है। वो इसीलिए होता है कि उसमें रेंसिडिटी ना हो। उसमें होता इस क्यों है ये, कि उसमें अगर पूरे में चिप्स भर देंगे तो नाइट्रोजन के लिए स्पेस बचेगा ही नहीं। ठीक है, अगर वो फूड खराब ना हो लंबे समय तक, इसलिए उसमें नाइट्रोजन गैस को फिल किया जाता है। ठीक है, अगर नाइट्रोजन गैस जो होती है बच्चों, एक तो ये ठंडी होती है, ठीक है, ये कूल होती है, ठीक है, और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन से फूड को बचाती है। ठीक है, इसलिए उसमें नाइट्रोजन गैस भरते हैं, जिससे कि जो फूड है हमारा वो लंबे समय तक प्रिजर्व रहे। ठीक है, इसीलिए, या फिर हम कह सकते हैं टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड वी पुट नाइट्रोजन इन द चिप्स पैकेट्स। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल था। तो हम रेंसिडिटी को कैसे बचा सकते हैं, रेंसिडिटी से अपने फूड को कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं प्रिजर्वेशन में 2-3 स्टेप्स हैं। PRESE, प्रिवेंशन, प्रिजर्वेशन नहीं, प्रिवेंशन। प्रिवेंशन, ठीक है, पहला तो है कि हम अपने फूड को फ्रिज में रखते हैं। पहला स्टेप है रेफ्रिजरेटिंग या रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड। रेफ्रिजरेशन से हो गया क्या बच्चों, लो टेम्परेचर की वजह से रेंसिडिटी क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो स्लो डाउन रेंसिडिटी। ठीक है, लो टेम्परेचर की वजह से रेंसिडिटी जो होगी, वो रेंसिडिटी प्रोसेस स्लो हो जाएगा, मतलब ऑक्सीडेशन जो होगा फूड का वो कम हो जाएगा। या दूसरा है हमारे पास कि हम फूड को एयर टाइट कंटेनर्स में रखें या फिर एयर टाइट पैक करें। तो फूड मटेरियल पैक्ड इन एयर टाइट कंटेनर्स। और तीसरा स्टेप होगा बच्चों कि हम जो हमारा फूड है उसे सनलाइट से दूर रखें। तो लिखते हैं कीप अवे फ्रॉम सनलाइट। तो भी हम रेंसिडिटी से बच सकते हैं। ठीक है, और एक है वही हमारा नाइट्रोजन वाला एग्जाम्पल कि इन बैग्स ऑफ पोटैटो चिप्स द एयर is replaced by nitrogen।
नाइट्रोजन को बच्चों हम N2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर हम बच्चों उसमें नाइट्रोजन नहीं भरेंगे, अगर ऑक्सीजन हम उसमें भर देते हैं तो फूड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से उसमें रेंसिडिटी हो सकती है, ठीक है। ये तो हो गया बच्चों रेंसिडिटी का टॉपिक, और कोरोजन और रेंसिडिटी के साथ ही आपका चैप्टर होता है फिनिश, ठीक है। सो व्हाट यू विल हैव टू डू नाउ, आप सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगा लीजिएगा, ठीक है, और आप अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। नाउ वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर, सो this is enough for today and you should revise this chapter properly, ठीक है बच्चों। तो अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। सो टिल देन बाय बाय, मेक श्योर you have revised it, okay।